फ्लो बोल रहे हैं कि राउल्ट फ्लो का ग्राफ करवा दो। तो राउल्ट फ्लो का ग्राफ बिल्कुल सिंपल है, इक्वेशन तो मैंने कल करा ही दी थी। सो इफ यू आस्किंग मी अबाउट द ग्राफ ऑफ राउल्ट फ्लो, तो राउल्ट फ्लो का ग्राफ देख लो। राउल्ट फ्लो ने क्या कहा था कि पी ए इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एंड पी बी इज इक्वल टू पी बी नॉट इंटू। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है। अगर ग्राफ आ गया तो आपने सबसे पहले इस पॉइंट पर ए की मोल फ्रैक्शन 1 ले लेनी है, तो ऑटोमेटिकली बी की मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगी 0, क्योंकि ये रूल होता है कि एक्स ए प्लस एक्स बी इज 1। तो मतलब अगर आप राउल्ट फ्लो को मतलब ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो एक्स ए की वैल्यू 1 ले लो। अब अगर तुमने एक्स ए की वैल्यू 1 ले ली तो ऑटोमेटिकली एक्स बी की वैल्यू 0 होगी। अब अगर एक्स ए 1 है तो टोटल वेपर प्रेशर क्या होता है पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। ये तो 0 ही हो गया क्योंकि एक्स बी 0 है, तो एक्स ए भी 1 है, तो इस टाइम पे जो भी वेपर प्रेशर होगा वो ए की वजह से होगा, यानी कि इस पॉइंट पर जो वेपर प्रेशर की वैल्यू होगी वो पी ए नॉट को डिनोट कर रही होगी। क्योंकि तुम लॉजिकली भी सोचो ना, अगर मिक्सचर में सिर्फ ए ही है बी है ही नहीं, तो उस वक्त जितने भी वेपर्स बना रहे होंगे वो ए ही बना रहा होगा। तो इस टाइम पे जो भी वैल्यू वेपर प्रेशर की आ रही होगी, आप कहीं पर भी मार्क कर सकते हो, वो किसकी होगी पी ए नॉट। पी ए नॉट क्यों प्योर होगी, क्योंकि उस वक्त सिर्फ ए है। अब तुमने क्या करना है, धीरे धीरे ए की कंसंट्रेशन कम करती जानी है, 0.9 0.8 0.7। तो इफ एक्सट्रीम राइट पे ए क्या हो जाएगा, और अगर ए 0 हो जाएगा तो बी क्या हो जाएगा, है ना। अगर युवराज ए कम हो रहा है तो डेफिनेटली बी बढ़ रहा होगा, और एक टाइम आएगा जब ए कितना हो जाएगा तो उस वक्त बी कितना हो जाएगा। तो इस टाइम पे जो मिक्सचर बना है उसमें ए नहीं है बट कौन है बी। तो इस वक्त जो भी वेपर प्रेशर की वैल्यू आएगी, चाहे आप इस पॉइंट से ऊपर दिखा दो चाहे नीचे दिखा दो, तो वो पी बी नॉट को डिनोट करेगी। उस पॉइंट पर वेपर प्रेशर बी पी बी नॉट का क्यों है, क्योंकि उस वक्त है ही बी, ए है ही नहीं। अब सिंपल क्या करो, यहाँ पे ए का वेपर प्रेशर कितना है पी ए नॉट, और इस पॉइंट पर ए का 0 होगा क्योंकि ए है ही नहीं। एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 ही पॉइंट्स चाहिए होते हैं। जिन्होंने मैथ्स पढ़ा 10th तक भी पढ़ा होगा कि एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम कितने पॉइंट्स चाहिए होते हैं 2, और ए का हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं क्योंकि ए का इस पॉइंट पर मैक्सिमम वेपर प्रेशर है पी ए नॉट, और इस पॉइंट पे ए का वेपर प्रेशर कितना होगा 0। 0 क्यों होगा, क्योंकि इस वक्त ए है ही क्या। तो ये जो लाइन आई है ये इसके इक्वल आई है, पी एन इज इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए। मतलब जो राउल्ट फ्लो ने पी ए निकालने का फॉर्मूला दिया था पी ए नॉट इंटू एक्स ए, अगर आप इससे वैल्यू निकालोगे वो वैल्यू इस ग्राफ पे ही लाई करेगी। सिमिलरली बी का मैक्सिमम वेपर प्रेशर पी बी नॉट है, और इस पॉइंट पर बी का वेपर प्रेशर 0 था क्योंकि यहाँ पे बी है ही नहीं। तो अगर तुम बी के मैक्सिमम वेपर प्रेशर और बी के मिनिमम वेपर प्रेशर को ज्वाइन करोगे तो ये ग्राफ इसके बराबर आएगा। हम ऐसा नहीं बोल रहे, सच में इस फॉर्मूले से जो वैल्यूज आती हैं वो इसी ग्राफ पे लाई करती हैं। तो हम बोलते हैं कि दिस इज द ग्राफ ऑफ पी बी। और अगर तुमने दोनों के मैक्सिमम पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया तो ये देखा गया है कि इससे वही पॉइंट्स इस ग्राफ पे वही पॉइंट्स लाई करते हैं जो टोटल वेपर प्रेशर की इक्वेशन से आते हैं, यानी कि ये ग्राफ टोटल वेपर प्रेशर का है पी ए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पी बी नॉट इंटू एक्स बी। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्ट फ्लो। ये राउल्ट फ्लो की क्या बन गई, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। आई अगेन रिपीट, कल हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पढ़ा था राउल्ट फ्लो का, जो कहता था कि पी ए इज पी ए नॉट इंटू एंड पी बी इज पी बी नॉट इंटू एक्स बी काय बी। और उसके बाद मैंने तुम्हें बोला कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करने के लिए तुमने लेफ्ट से शुरू होना है। लेफ्ट पे तुमने एक्स से क्या लेना है तनवीर, ऑटोमेटिकली एक्स बी क्या हो जाएगा, और एक्सट्रीम राइट पे एक्स से क्या लेना है तो एक्स बी क्या हो जाएगा। और लॉजिकली इस बात को समझो कि अगर तुम लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पे एक्स से 1 ले रहे हो तो मयंक शर्मा उसका मतलब क्या है कि इस वक्त ए ही है, बी है ही नहीं। और जब सिर्फ ए होता है तो उसके उस टाइम पे जो भी वेपर प्रेशर आ रहा होगा वो ए की वजह से होगा, तो हम उसको क्या मार्क कर सकते हैं पी ए नॉट। पी ए
और जो एक्सट्रीम राइट पे वेपर प्रेशर आ रहा होगा वो होगा ही सिर्फ बी की वजह से, तो उसको क्या मार्क कर सकते हैं, पी बी नॉट। उसके बाद हमने कुछ नहीं करना, हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। ए का मैक्सिमम वेपर प्रेशर इधर है तो ए का मिनिमम वेपर प्रेशर 0 ही होगा। वो भी उस पॉइंट पे क्यों होगा, क्योंकि उस पॉइंट पे ए क्या हो चुका है, 0। तो जब तुमने ए के मिनिमम और मैक्सिमम वेपर प्रेशर को ज्वाइन किया तो तुमने पाया कि इससे जो लाइन आ रही है, इस लाइन पर वो सारी वैल्यूज लाई कर रही हैं जो इस इक्वेशन से आती हैं, पी ए नॉट इंटू एक्सए से। यानी कि अगर तुम सॉल्व कर करके एक्सए की अलग अलग वैल्यू पुट करके पी ए नॉट से मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालोगे तो वो इसी लाइन पे लाई कर रही होंगी। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना हम इस लाइन बोल ही दें कि दिस लाइन इज द ग्राफ ऑफ पी ए नॉट इंटू एक्सए। सिमिलरली जब साइंटिस्ट ने बी के मैक्सिमम वेपर प्रेशर और बी के मिनिमम वेपर प्रेशर को ज्वाइन करा तो उन्होंने देखा कि इस लाइन पे वो सारे पॉइंट्स लाई कर रहे हैं जो इस इक्वेशन पी बी नॉट इंटू एक्स बी से आते हैं। तो ये ग्राफ बन गया पी बी नॉट इंटू एक्स बी का, और दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो टोटल का। अब प्रॉब्लम ये हुई कि जब साइंटिस्ट ने दो रैंडम लिक्विड्स लिए और मिक्स किया ए और बी को, और उन्होंने देखा कि कभी कभार जो ए का वेपर प्रेशर आता है असल में वो पी ए नॉट इंटू एक्स के बराबर नहीं आता। कभी कभार पी ए की जो वैल्यू ऑब्जर्व करी जाती है आनी कितनी चाहिए थी, पी ए नॉट इंटू एक्स ए। मान लो पी ए नॉट इंटू एक्स ए की वैल्यू 20 बनती है पर आई वो 30। तो इसका मतलब है कि वो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं कर रहा। ये कौन सा सोल्यूशन बन गया, नॉन आइडियल। फिर नॉन आइडियल का ग्राफ कैसे आएगा, अगर उनकी एक्सपेक्टेड वैल्यू ज्यादा आ रही होगी, पी ए का ग्राफ ज्यादा आ रहा होगा और पीबी का ग्राफ भी क्या आ रहा होगा, ज्यादा, और टोटल का वेपर प्रेशर भी क्या आ रहा होगा, ज्यादा। तो आपने क्या करना है, इन लाइंस के ऊपर ग्राफ बना देना है। इन लाइंस के कैसे बना देना है, ऊपर कर्व बना देना है। तो अब ये ग्राफ राउल्ट लॉ का नहीं बन गया, अब ये ग्राफ किसका बन गया, नॉन आइडियल शोइंग नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग। और कभी कभार ऐसा हुआ कि तुमने ए और बी को मिक्स किया और पी ए की वैल्यू पी ए नॉट इंटू एक्स ए से कम आ गई और पीबी की वैल्यू पीबी नॉट इंटू एक्स बी से। तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कैसे बना, राउल्ट्स लॉ का ग्राफ आना ऐसे चाहिए था, पी ए नॉट और यहाँ पे तुमने पीबी नॉट लिया और ये आना ये चाहिए था, बट वैल्यूज पी ए से कम आई तो आप नीचे डॉटेड बनाओगे, पीबी की भी कम आई तो ये अम्ब्रेला शेप नीचे, टोटल की वैल्यू भी जितनी आनी चाहिए थी उससे कम आई। तो अगर आप नीचे कर्व बनाओगे लाइंस के, इसका मतलब ये ग्राफ किसका बन जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग। तो राउल्ट्स लॉ का ग्राफ जो फॉलो करते हैं वो कौन से सोल्यूशन होते हैं, आइडियल। तो कल को अगर आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ भी आया तो मतलब राउल्ट्स लॉ वाला ग्राफ ही बनाना है। राउल्ट्स लॉ का ग्राफ पूछ लें या आइडियल सोल्यूशन का ग्राफ पूछ लें वो एक ही बात है, क्योंकि जो सोल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं वही क्या होते हैं, आइडियल। बट कभी कभार क्या होता है कि वैल्यू जितनी आनी चाहिए उससे ज्यादा आ जाती है, तो आपने ये अम्ब्रेलास पीए के ग्राफ के ऊपर बनानी है, पीबी के ग्राफ के ऊपर बनानी है, टोटल के ग्राफ के ऊपर आनी। इसका मतलब है आनी ब्लू वाली चाहिए थी, आ वैल्यू रेड वाली रही है, आनी वैल्यू ब्लू वाले के हिसाब से चाहिए थी, आनी आ रेड वाली रही है, और जो आ रही है रेड वाली वो ऊपर लाई कर रही है ना, तो ऊपर लाई कर रही है तो मतलब ये ग्राफ किसका हुआ, पॉजिटिव। लेकिन अगर मैं नाम ही भूल गई तुम्हारा, आते नहीं ना तुम, क्या नाम है आपका, आकाश, मैं आर्यन सोच, आकाश इधर देखो, अगर वैल्यूज आनी ऐसी चाहिए बट आ नीचे रही है वैल्यूज, आनी पीए का पीए की वैल्यूज इस लाइन के बराबर रही है पर आ नीचे रही है, तो ये कौन से, हाँ नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बिकॉज आई शो यू, सी यहाँ पे ग्राफ, ये आपका 2000, ये जो मैंने क्वेश्चन पेपर भेजा हुआ है पीरियोडिक्स का, कौन से ईयर का है, 2023 वाला है शायद ये, इसमें देखो सीधा सीधा क्वेश्चन आ रखा है, यहाँ रीड करो सेक्शन सी में 3 मार्क्स में, 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ रखा है। क्या क्वेश्चन आ रखा है, कोई रीड करेगा सेक्शन सी का क्वेश्चन, नॉन आइडियल सोल्यूशन एग्जिबिट पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, एक्सप्लेन वन विद द हेल्प ऑफ ग्राफ। यानी कि जो अभी मैंने राउल्ट्स लॉ का ग्राफ कराया था उसमें अगर मैं ऊपर
अम्ब्रेलाज बना रही थी, मतलब वो ग्राफ किसका बन रहा था, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और अगर मैं उन लाइंस के नीचे अम्ब्रेलाज बना रही थी तो वो ग्राफ किसका बन रहा था, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग। मतलब अगर एज अ टीचर कोई टीचर ये क्वेश्चन डाल रहा है ना 3 मार्क्स में सेक्शन सी में, मतलब वो बच्चे को पास करने की इंटेंशन से डाल रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन में ना कोई न्यूमेरिकल है ना कुछ है। जिसको नहीं भी अंडरस्टैंडिंग, अगर तुम पेपर से 2 मिनट पहले भी उसको बता दोगे ना कि भाई तेरे को नहीं पता राउल्स लॉ क्या है, तो बस ये ग्राफ याद कर ले, बाद में समझता रही हो कि सिंपल तूने ग्राफ बनाना है, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, एक ऐसे लाइन, यहाँ पे पी ए नॉट ले ले, यहाँ पे पी बी नॉट ले ले, पी ए नॉट के सामने एक्स ए को 1 रखना, बी को 0 रखना, और इधर एक्स ए को 0 रखना, एक्स बी को 1 रखना। ये आइडियल का है। नॉन आइडियल का बनाना है तो ऊपर कर्व बना देगा तीनों के, तो ये कौन सा नॉन आइडियल बन जाएगा, शोइंग पॉजिटिव। और इसी में अंडू अंडू अंडू, अगर नीचे ग्राफ बना देगा तो ये कौन सा बन जाएगा, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग। और एग्जाम्पल देने, इतनी बड़ी हिंट्स दी हैं कि पॉजिटिव डेविएशन कब दो लिक्विड्स में ऐसा होगा कि तुम मिक्स करोगे और उसका प्रेशर राउल्स लॉ से ज्यादा आएगा, जब फोर्सेस स्ट्रॉन्ग से वीक होंगे। फोर्सेस क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग से। दोस्ती कैसे होती थी, पक्की से कच्ची। तो मैंने क्या कहा था कि हिंट क्या है, अगर तुम एक भी लिक्विड अल्कोहल ले लेते हो जैसे इथेनॉल एंड वाटर, सो इवन इफ यू डू नॉट नो द लॉजिक, अब पेपर से एक दिन पहले लॉजिक समझने का टाइम नहीं है, तो इवन यू डू नॉट नो द लॉजिक, अगर तुम, उन्होंने बोला है ना कि एक्सप्लेन ईच विद 1 एग्जांपल, तो तुम्हें एग्जांपल भी तो देना पड़ेगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन का। तो मैंने एक बहुत बड़ी हिंट दी थी कि अगर 2 लिक्विड पेयर्स में से एक भी लिक्विड आप अल्कोहल ले लेते हो तो वो पक्का कौन सा नॉन आइडियल सोल्यूशन बनाएगा, शोइंग पॉजिटिव। तो एक अल्कोहल तो आपको हमेशा याद ही होता है, इथेनॉल, और दूसरा लिक्विड क्या ले लो, वाटर। और यही मैंने तुम्हें नेगेटिव डेविएशन का भी एग्जांपल बताया था। नेगेटिव डेविएशन में फोर्सेस होते हैं वीक से स्ट्रॉन्ग, दोस्ती पक्की होती है। पक्की कब होगी, जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाए। तो उसके लिए मैंने एक बहुत क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल दे रखा है कि एक ही एग्जांपल है जो टीचर्स का बहुत फेवरेट है, और हमेशा CHCl3 क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनने लग जाती है, यानी कि दोस्ती कैसे हो जाती है, पक्की। तो ये किसका एग्जाम्पल है, तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन तो एक ऐसा एग्जाम्पल है जो नेगेटिव डेविएशन का आपको ऑलवेज टिप्स पे होना चाहिए कि इफ दे टॉक अबाउट नेगेटिव डेविएशन, कोई बच्चा ऐसा ना हो जिसको ये एग्जाम्पल याद ना हो, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्योंकि एसीटोन की टोन है, C डबल बॉन्ड हो, और क्लोरोफॉर्म में H है, तो H और O आपस में क्या बनाने लग जाते हैं, हाइड्रोजन। और जो कंडीशन थी कि दोस्ती कच्ची से क्या होने लग जाती है, पक्की, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन गई, तो इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और अगर तुम कहोगे ठीक है मैम क्लोरोफॉर्म और एसीटोन वाला तो एग्जांपल हम रट भी लेंगे, उसके अलावा अगर कोई और एग्जांपल हो, तो मैंने हिंट दी थी एसिड होना चाहिए नेगेटिव डेविएशन के लिए। वन ऑफ द लिक्विड पेयर्स विद वाटर या विद एनी अदर लिक्विड हैज टू बी एसिड। अगर एसिड है तो पक्का वो कौन सी डेविएशन के एग्जांपल बन जाएंगे, नेगेटिव डेविएशन, या एनिलीन होना चाहिए। तो अगर कल को आपको एमसीक्यू आए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग शोज पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन कौन कौन से लिक्विड पेयर्स दिखा रहे होंगे जिनमें वन ऑफ द लिक्विड अल्कोहल होगा, क्या होगा, इथेनॉल, मिथेनॉल, अल्कोहल, कुछ भी ऐसा होगा। अगर तुम्हें एमसीक्यू आ गया दैट विच ऑफ द फॉलोइंग लिक्विड्स विल शो नेगेटिव डेविएशन, तो नेगेटिव डेविएशन का या तो ये एग्जांपल ढूंढना ऑप्शंस में, क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, क्योंकि वो एग्जाम्पल तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। बट अगर तुमने ऑप्शन में देखा कि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन नहीं है, फिर तुम्हें कैसे पता लगेगा कि लिक्विड पेयर्स को देख के कि ये नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा होगा, कोई भी एसिड होना चाहिए, 2 लिक्विड पेयर में से कोई भी क्या होना चाहिए, या एनिलीन, या क्या होना चाहिए। अब इतनी बड़ी बड़ी हिंट्स दे दी थी पॉजिटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद करने के लिए, नेगेटिव डेविएशन के एग्जांपल्स याद करने के लिए, तो आपको तो ये टॉपिक्स वैसे टिप्स पे होने चाहिए। एनीवेज, अब जिनका ये डाउट था राउल्स लॉ का ग्राफ भी क्लियर हो गया, और राउल्स लॉ के ग्राफ के साथ ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया दैट नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोज पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। राउल्स एक्सप्लेन वन एग्जांपल विद द हेल्प ऑफ graphs. So with the help of graphs and with the help of examples will you be able to explain this topic। और एक और चीज याद रख देना कि अगर तुम इसको एक्सप्लेन कर रहे होगे, हाँ रुक दिया पेन,
अभी तो मैं हैं, हाँ दोनों ही बताने पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने बोला है पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही। एक्सप्लेन वन ईच टाइप, ईच दोनों। अच्छा, पॉजिटिव में ना सब कुछ ग्रेटर हो रहा होता है। पीए की वैल्यू आनी पीए नॉट इंटू एक्स से जी उससे बढ़ रही होती है। पीबी की वैल्यू पीबी नॉट इंटू एक्स बी से ग्रेटर आ रही होती है। टोटल की वैल्यू जितनी आनी चाहिए पीए नॉट इंटू एक्स ए प्लस पीबी नॉट इंटू एक्स बी उससे ज्यादा आ रही होती है। वॉल्यूम ऑन मिक्सिंग इक्वल टू जीरो होना चाहिए, ग्रेटर हो रहा होता है। हीट ऑन मिक्सिंग मतलब पॉजिटिव डेविएशन के बारे में जब लिखोगे तो सारे साइन ग्रेटर 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 ग्रेटर, और जब नेगेटिव डेविएशन के बारे में एग्जांपल लिखोगे सारे साइन लेसर 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 लेसर। क्यों में मत जाओ, तो बस हमने कल पेपर लिखना है। क्यों में मत जाओ, बस याद रखो कि पॉजिटिव डेविएशन में सब कुछ ग्रेटर 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 आएगा और नेगेटिव डेविएशन में सारा क्या आएगा, लेस 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 लेस। हो गया? एनी अदर डाउट? 2024 वाला 2024 का चौथा ये ओके, ये भी मैंने वैसे कराया हुआ क्वेश्चन है। ये देखो एक बार ये क्वेश्चन देख लो, वैसे मैंने करा दिया था बट अगर डाउट है तो दोबारा देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है 2024 में आ रखा है प्लीज। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ XY is 3 times the osmotic pressure of BaCl2। ये कह रहे हैं कि एक सॉल्यूशन है XY जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे BaCl2 सॉल्यूशन के कितने गुना है। BaCl2 की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है 0.01 और XY की कंसंट्रेशन निकालनी है। अब इसमें बच्चे मैक्सिमम गलती क्या करेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है CRT, इसका भी क्या ले लेंगे CRT, RT RT से कट कर देंगे और XY की कंसंट्रेशन निकालनी है। BaCl2 की कंसंट्रेशन 0.01 दे रखी है तो आंसर 0.03 निकाल आएंगे, विच इज रॉन्ग। वाई? बिकॉज मैंने उस दिन भी ये बात समझाई थी, शब्द प्लीज, कि अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला CRT ले रहे हो तो हम ये नहीं देख रहे कि ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी बात हुई है, XY आयनिक कंपाउंड है। XY तो दो में टूट जाएगा, एक X और एक, तो इसमें I भी तो लेना पड़ेगा। अगर तुम बिना I के, और I की वैल्यू 2/1 होगी, 2/1 क्यों होगी, क्योंकि XY को देख के ही पता लग रहा है कि XY इलेक्ट्रोलाइट है, वो किस में टूटेगा, एक X में और एक। सिमिलरली यहाँ पे जो दूसरा BaCl2 है, पहला सल्यूट XY है और वो दूसरे सल्यूट के 3 गुना है, तो दूसरे सल्यूट को भी तो देखो BaCl2, वो कौन सा पानी में जाके से BaCl2 पड़ा रहेगा, वो भी Ba और 2 Cl में टूट जाएगा, यानी कि कितने पार्टिकल्स में, तो उसमें भी अगर तुमने I नहीं लिया और I की वैल्यू 3/1 नहीं ली, अब इसके हिसाब से आंसर निकालो, इसके हिसाब से आंसर आपका अलग आएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 आ चुका है तो 3 3 जा, यहाँ पे 3 आ चुका है, 3 3 जा 9 और नीचे ये 2 भी आएगा इंटू 0.01, तो इसके हिसाब से कंसंट्रेशन कितनी आएगी, 9/2 इज 4.5 0.45। तो मैं उस दिन जब मैं वांट ऑफ फैक्टर की इंपॉर्टेंस बता रही थी कि वांट ऑफ फैक्टर आई लगाना कितना जरूरी होता है। अब कोई कहेगा कि मैम इस क्वेश्चन में बता तो रखा नहीं है, कई बार कई चीजें बताई नहीं होती, समझनी पड़ती है। अगर आपको इस क्वेश्चन को देख के कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ आयनिक कंपाउंड XY, उन्होंने आयनिक वर्ड क्यों लिखा है, वो ये तुम्हें बताना चाहते कि ये इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये टूटेगा 2 पार्टिकल्स में, तो इसमें अगर तुमने ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला CRT बिना I के लगा के कर दिया, आपका पूरा क्वेश्चन टीचर रॉन्ग कर देगा। इसीलिए मैंने तुम्हें बताया था कि कोई भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है, लेट्स से ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आता है, तो फटाफट खुश नहीं हो जाना कि CRT लगा दो, पहले सोचो कि कहीं ये ऐसे सल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर तो नहीं गिवन जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो आयनिक है, जो पानी में जाकर टूट सकता है, और अगर तुम्हें लग रहा है कि वो टूट सकता है तो उसके साथ I लो, और I की वैल्यू लेनी कितनी आसान है। XY के केस में जब तुम CRT के आगे I ले रहे हो तो तुम्हें सोचना थोड़ा पड़ रहा है कि I क्या लूं, पता ही लग रहा है कि XY है तो किस में टूटेगा, X एंड, तो तुम एक ले रहे हो वो किस में टूटेगा, 2 में, तो I की वैल्यू क्या होगी 2/2।
एक, और दूसरी साइड BaCl2 के ऑस्मोटिक प्रेशर की जगह Crt के साथ I ले रहे हो, तो उसमें भी पता लग रहा है कि BaCl2 किस में टूटेगा, 3 में, एक Ba और 2, तो 3/1। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली यू कैन डू। हाँ हाँ, ये ना बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुमने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का अगर तुम फॉर्मूला देखोगे, सबके डिनोमिनेटर में मोलर मास आता है, WB/MB, WB/MB। मैं पूरे फॉर्मूले नहीं पढ़ रही। तो यानी कि चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में अगर मैं वैल्यूज पुट करूं तो मोलर मास निकाल सकती हूँ। लेकिन साइंटिस्ट बोलते हैं कि चारों में से ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे बेस्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है टू फाइंड द मोलर मास। व्हाई? ये क्वेश्चन बहुत बार ऐसे भी आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज बेस्ट टू फाइंड द मोलर मास। बच्चों को पता नहीं होता। अगर कई बच्चों को पता भी होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर, तो रीजन नहीं पता था, तो रीजन सुन लो। नॉर्मली क्या होता है कि जो बहुत बड़े बड़े सल्यूट होते हैं ना, जैसे प्रोटीन्स हो गए, प्रोटीन्स बहुत हाई मॉलिक्यूलर मास वाले सल्यूट होते हैं। तो अगर आप देखोगे, यार मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ रख दिया फिर बनी है। अगर तुम देखोगे कोई भी अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, मैं पाई ले लेती हूँ, WB/MB RT अपॉन वॉल्यूम, यानी कि कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मोलर मास के साथ इनवर्स रिलेशन है। क्या रिलेशन है? तो कहते हैं जो सल्यूट ऑलरेडी हाई मॉलिक्यूलर मास वाले होते हैं, उनकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है ना, वो इतनी लो आती है कि वो डिटेक्ट ही नहीं हो पाती। जैसे अब डेल्टा TB है, तुमने फॉर्मूला तो लगा दिया, डेल्टा TB KB WB/MB RT, सॉरी इसमें RT नहीं आएगा, इसमें आएगा 1000/MA। अब कहते हैं जब तुम एक्सपेरिमेंट करोगे और अगर वो सल्यूट जिसका तुम मोलर मास निकाल रहे हो, तनवीर वो कैसा सल्यूट हुआ, हाई मॉलिक्यूलर मास वाला, तो उसकी जो डेल्टा TB की वैल्यू आएगी वो इतनी लो आएगी कि या तुम उसको निकाल ही नहीं पाएंगे या वो इनएक्यूरेट आ जाएगी। बट सिर्फ एक ऑस्मोटिक प्रेशर ही एक ऐसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो हाई मॉलिक्यूलर मास के केस में भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होने के बावजूद भी इतनी लो वैल्यू नहीं देते कि हम उसको डिटेक्ट ना कर पाए। तो यानी कि पहला रीजन तो ये है कि व्हाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ गुड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, बिकॉज इट कैन वर्क इवन फॉर हाई मॉलिक्यूलर मास सल्यूट्स। ये कौन से सल्यूट्स के लिए काम करती है? हाई मॉलिक्यूलर मास। एंड इफ द सॉल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, मतलब उसमें सल्यूट बहुत कम है, उन केसेस में तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज निकल के आ ही नहीं पाती, उनमें भी ऑस्मोटिक प्रेशर काम कर देती है। तो 2-3 रीजन है। इट कैन वर्क फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशंस, ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए भी काम करती है। और सेकंड रीजन क्या है कि जो हाई मॉलिक्यूलर मास सॉल्यूट्स होते हैं, जिनके लिए बाकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को मेजर नहीं किया जा सकता, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर गिव यू अ सफिशिएंट वैल्यू, ऑस्मोटिक प्रेशर फिर भी इतनी सफिशिएंट वैल्यू आपको दे देती है कि इट कैन हेल्प टू फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो ये 2 रीजंस कर लेना। एक कोई और रीजन भी था ना, डाइल्यूट सॉल्यूशन वाला था, और कांस्टेंट, इट कैन वर्क एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पर वैसे 2 काफी हैं। और बताओ, वॉन्टो फैक्टर। देख, वॉन्टो फैक्टर तो देखो यहीं से समझ आ गया होगा। जब भी हमें किसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आता है ना, तूने जो फॉर्मूला लगा रखा है उसमें आई लगा देगा तो ये वॉन्टो फैक्टर का क्वेश्चन है, आई नहीं लगाएगा तो वॉन्टो फैक्टर का क्वेश्चन नहीं है। अब मैम पता कैसे लगेगा कि वॉन्टो फैक्टर का क्वेश्चन है या नहीं है? देख, जैसे मैंने कल एक क्वेश्चन कराया था, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड, है ना, तूने क्वेश्चन रीड किया, 2 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड डिजोल्व्ड इन 25 ग्राम, शो बताती हूँ मेन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 1.62, KF 4.9, व्हाट इज द परसेंटेज एसोसिएशन। जब भी सल्यूट पानी में जाके क्या करता है, एसोसिएशन, या तो ये पक्का वॉन्टो फैक्टर का क्वेश्चन है। क्योंकि तू देख, अगर तेरे को परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है, अल्फा निकालनी है, तो मैंने अल्फा का फॉर्मूला दिया था 1 - I अपॉन 1 - 1/n अगर एसोसिएशन है, और अगर यही डिसोसिएशन का क्वेश्चन होता I - 1 अपॉन, अब एसोसिएशन में तेरे को क्या गिवन है, डाइमर है, तो तू n की वैल्यू क्या ले लेगा, 2, पर तेरे को I तो निकालना पड़ेगा ना। यानी कि पता कैसे लगेगा कि क्वेश्चन वॉन्टो फैक्टर का है? जब भी क्वेश्चन में क्या लिखा है कि तुम्हें परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है या परसेंटेज, तो वो क्वेश्चन पक्का वॉन्टो फैक्टर का। तूने पता है क्या करना है, ये जो तू इंफॉर्मेशन तेरे को दे रखी है, जिससे तेरे को लग रहा था कि ये क्वेश्चन डेल्टा TF का है, इस क्वेश्चन में जो डेल्टा TF का तू फॉर्मूला लगाता है,
लगाता है ना, पता है ना फॉर्मूला। इसी में चक्के तू आई लगा दे, इसी में तू क्या लगा दे, आई, क्योंकि इस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में सब कुछ ही दे रखा है, डेल्टा टीएफ की वैल्यू दे रखी है, के एफ डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए, यहां से जो आई आएगा वो यहाँ पे पुट कर दियो। लेकिन मान ले मैं इस क्वेश्चन को डिफरेंट कर देती हूँ, मैं इसमें तेरे को बोलते ही नहीं कि परसेंटेज एसोसिएशन निकालनी है, ना मैं तेरे को बोलती हूँ कि ये डाइमर निकालना है, इसमें मैं क्वेश्चन में मॉडिफाई कर देती हूँ, बोलती हूँ कैलकुलेट द मोलर मास, कैलकुलेट द, तो ये क्वेश्चन एम बी निकालने का बन जाएगा। और इसमें क्योंकि इन्फॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कि ये डिसोशिएट हो रहा है यहाँ, तो फिर डेल्टा टीएफ में आई मत लेना। वांट ऑफ फैक्टर की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि उसी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आई लग भी सकता है और नहीं भी लग सकता। आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के क्वेश्चन को पढ़ के लग रहा है कि आपको एसोसिएशन का क्वेश्चन आया है या किसका क्वेश्चन आया है, डिसोसिएशन का, यानी कि आपको अल्फा निकालनी है। तो अल्फा का आई के साथ क्या फॉर्मूला होता है, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, अगर डिसोसिएशन है आकाश वन माइनस आई अपॉन, तो जब तक आप आई ही नहीं निकालोगे विल यू बी एबल टू फाइंड अल्फा, नो। सो व्हेनेवर यू हैव टू कैलकुलेट अल्फा दैट मींस ये क्वेश्चन किसका बन चुका है, वांट ऑफ। और अगर वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है तो मैंने अपने बच्चों के लिए कोई 4-5 फॉर्मूलेज नहीं रखे जो बुक में दे रखे हैं, मैंने तुमसे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करी है कि अगर डेल्टा टीएफ का क्वेश्चन लग रहा है तुम्हें, उसका फॉर्मूला तो तुम्हें याद है ना, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ डब्ल्यू बी बाय इंटू 1000 बाय डब्ल्यू ए, उसी में आई लगा दो, उसी में क्या लगा दो, बाकी सारा कुछ पुट कर दो, क्या निकाल लो, आई। बट अगर यही क्वेश्चन आता, इसमें ना बता रखा होता कि एसोसिएशन हो रही है, ना ही बता रखा होता कि डिसोसिएशन हो रही है, क्वेश्चन डेल्टा टीएफ का ही होता बट कोई और चीज निकालने को बोल देते, एमबी, नीचे वाला एमबी निकालना है, तो बाकी सारी चीजें पुट कर देते। अब आई लो ही मत, क्योंकि आई के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं दे रखी। अब जैसे तूने ये जो मैंने पीछे वाला क्वेश्चन करवाया, जो इसने पूछा था कि 2024 का ये क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर का था, यहाँ कहीं लिखा था कि ये वांट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन है, लेकिन जब मैंने देखा कि कैसे कंपाउंड्स हैं आयनिक, ये पानी में जाके पक्का टूटेंगे, तो इसका फॉर्मूला मैंने सिर्फ सीआरटी नहीं लगाया, इसके साथ मैंने क्या लगाया, आई। तो प्रॉब्लम विद वांट ऑफ फैक्टर टॉपिक इज दिस ओनली, कि बच्चे मुझे यही पूछते रहते होते हैं कि मैम हमें ये नहीं पता लगता कि फॉर्मूले में आई लें या ना लें। और मैंने जितने भी पहले भी लेक्चर्स लगाए हैं और जब जब वांट ऑफ फैक्टर कराया तो मैंने तुम्हें खुद ही यही बोला है कि तुम्हें थोड़ी सी सूझबूझ लगानी पड़ेगी। अगर तो अल्फा निकालना है फिर तो पक्का आई लेना ही लेना है, फिर तो पक्का आई। और क्वेश्चन लाइक दिस कम्स जिसमें तुम्हें दिख रहा है कि वो आयनिक कंपाउंड है, उसमें भी आप बिना आई के अगर क्वेश्चन सॉल्व कराओगे तो वो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, रॉन्ग। सो समझ आया मयंक शर्मा कि आई की सिर्फ इतनी कहानी है, क्वेश्चन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही आएगा, उसी में तुम आई लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते। उसके लिए पहले तुम्हें क्वेश्चन को पूरा रीड आउट करके समझना पड़ेगा कि इसमें आई का रोल है या आई का रोल, कैसे पता लगेगा कि आई का रोल है या नहीं है। अगर उस क्वेश्चन को पढ़ के पता लग रहा है कि क्या हो रही है, डिसो या क्या हो रही है, असो, या निकालना ही परसेंटेज एसोसिएशन है या निकालना ही क्या परसेंटेज डिसोसिएशन, फिर तो ये क्वेश्चन है ही आई का। फिर तो अगर अल्फा भी गिवन हुआ तो वेरी गुड क्वेश्चन, अगर अल्फा गिवन है फिर सीधा अल्फा की हेल्प से आई निकाल लेना, फिर डेल्टा टीएफ वाली इंफॉर्मेशन दी ही नहीं होगी, फिर तो सीधा 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, अल्फा की वैल्यू दी होगी, नीचे एन की वैल्यू दी होगी, वहां से सीधा ही निकाल लेना। फिर तुम्हें नो, ये BaCl2 कितने में टूट रहा था, तो मैंने 3 बटा ली ना आई की वैल्यू, और ये केस XY कितने में टूट रहा था, 2 में, तो आई की वैल्यू क्या ली। मेरी बात तुम ना अभी भी नहीं फॉलो कर रहे, मेरी बात सुन, जो ये BaCl2 है इसकी वैल्यू मैंने I3/1 क्यों ली है, क्योंकि ये 3 में टूट रहा है। लेकिन अगर तेरे को गिवन होती अल्फा 60%, इसका मतलब है ये 60% टूट रहा है, तो तू I3/1 नहीं ले सकता, तो फॉर्मूला लगाता I-1 अपॉन n-1, तो I निकालने के लिए अल्फा 60/100 पुट करता, तो n तो यही वाला ही 3 है ना, आई और एन का मतलब सेम ही है, बस फर्क ये है कि जब 100% डिसोसिएशन हो रही होती है ना बरम, जब अल्फा नहीं गिवन होता तो हमें पता लग जाता है कि BaCl2 3 में टूट रहा है, तो आई की वैल्यू सीधा हम क्या ले लेते हैं 3/1। लेकिन अगर वो 60% टूट रहा है यानी कि तुम्हें अल्फा दे रखी है तो वो टूट तो 3 ही रहा है ना, तो वही आई की जगह क्या बन जाता है, एन। तो एन और आई वैसे सेम ही है, इट्स जस्ट कि जब आपको डायरेक्ट निकालना है
जब अल्फा नहीं गिवन तो तुम सीधा फॉर्मूले को देखते हो कि फिर 3 में टूट रहा है तो सीधा क्या ले लेते हो 3/1। लेकिन यही n की वैल्यू बन जाती है 3 जब तुम्हें क्या गिवन होता है अल्फा। तो n और i सेम ही है। कभी कभी हमें n अल्फा में कैसे समझाऊं, मैं समझा नहीं पा रही ना। हाँ, एसोसिएशन में मैं बोला था कि n हमेशा 2 होगा, क्योंकि जो एसोसिएशन वाला अल्फा था 1 - i/1 - 1/n, उसमें n 2 क्यों लेना होता है? क्योंकि जितने भी मैंने एसोसिएशन वाले क्वेश्चन देखे हैं उसमें डाइमर गिवन होता है। क्या गिवन होता है? मतलब 2 ही जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर मान ले डिसोसिएशन का क्वेश्चन आ गया और उसमें सल्यूट दे रखा है तेरे को K3 ब्रैकेट में FeCN6, ये कितने में टूटेगा? 3 K अलग हो जाएंगे और एक ब्रैकेट अलग हो जाएगा, कितने में टूटेगा? 4। तो इसमें n2 थोड़ा लोगे, फिर इसमें तो n क्या लोगे? तो डिसोसिएशन के केस में n कैन वेरी डिपेंडिंग अपॉन कि वो 2 इंच टूट रहा है कि 3 इंच टूट रहा है कि 4 इंच टूट रहा है। बट एसोसिएशन इज ऑलवेज ट्रू बिकॉज वो नॉर्मली क्या बना रहा होता है? डायमर। कुछ कुछ समझ आया वॉन्टो फैक्टर? तो ये बेसिकली जिनको वॉन्टो फैक्टर कुछ नहीं आता ना, आज जाके काम करो, कॉपी पे ना चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले लिख लो। पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या था? PA0 माइनस सोल्यूशन, मतलब प्योर माइनस सोल्यूशन WB/MB इंटू युवराज। अभी तक तो फॉर्मूले याद नहीं है, बोलो युवराज। डेल्टा TB का फॉर्मूला क्या है? KB इंटू मोलैलिटी या KB इंटू 1000 तीसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या है? KF इंटू मोलैलिटी या KF इंटू WB/1000 और ऑस्मोटिक प्रेशर का CRT या WB/। और जो लास्ट एक्सरसाइज दी हुई है ना वॉन्टो फैक्टर की, उसी में इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन है, बट इसी में तुमने आई लगा देना। क्या लगा देना है? आई। और आई की वैल्यू निकलेगी कैसे? या तो आपको ये दे रखा होगा, ये दे रखा होगा, सारा कुछ दे रखा होगा, इसी में से आई निकालना होगा। अगर तो आपको लग रहा है कि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी में सारा कुछ दिया हुआ है, फिर निकालना क्या? फिर आई निकालना है। फिर क्या निकालना है? और उसको उसकी मदद से अल्फा निकाल लेना है। बट अगर तुम्हें कुछ और निकालना है, लाइक मोलर मास निकालना है, फिर आई तुम अपनी समझ से मिलोगे कि क्या ये डिसोशिएट कर रहा है, क्या ये डिसोशिएट कर रहा है। उसके फॉर्मूले से आइडिया हो जाएगा कि क्वेश्चन KCl का है, तुम्हें पता ही लग जाएगा कि KCl कितने में टूटता है। तो आई सीधा ही क्या ले लेना? 2/। कोई डाउट था? आप बोल रहे थे अब बायोमोलिक्यूल कराऊं? नॉन इक्वेशन वो नहीं है सिलेबस में। भेजी तो ही है। ओके, कौन बोल रहा है अभी? कौन बोल रहा है अभी? कल सुबह 6 बजे भेज देती हूँ, इतनी जल्दी? अभी तो पूरा दिन पड़ा है। कल 6, हाँ कल 6 बजे दूंगी। नोट्स मांग रहे हैं, बड़ी जल्दी मांग रहे हैं। और मैं एक ना मैंने टेस्ट में क्वेश्चन डाला था म्यूटा रोटेशन, डिफाइन म्यूटा रोटेशन, जो कि मैंने पढ़ाया नहीं हुआ, बट काफी सारे बच्चों ने सही लिखा था। शायद उनके पास फोन थे, उन्होंने चैट जीपीटी कर लिया होगा या उन्होंने इंटरनेट से ढूंढ लिया होगा। बट एनीवेज ये पटेल में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, व्हाट इज म्यूटा रोटेशन, चांसेस कमिंग इन मुकद आर लेस, बट बच्चे डाउट पूछ रहे, मैं बता देती हूँ। बेसिकली म्यूटा रोटेशन एक प्रोसेस होता है, वो ये बोल रहे हैं कि व्हेन प्योर, आपको पता है कि शुगर की 2 स्टेबल फॉर्म होती है, एक अल्फा डी और एक
बीटा डी। अब जैसे अल्फा डी ग्लूकोज है ना, जो ये लाइट को कौन से एंगल से रोटेट करता है? +112 जब प्योर फॉर्म में होता है। और जो बीटा डी होता है वो लाइट को किस एंगल से रोटेट करता है? 18.7। अब होता क्या है, कहते हैं मान लो तुमने एक अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के रख दिया। अब अगर तुमने अल्फा डी ग्लूकोज का सोल्यूशन बना के रखा है तो इसको लाइट को किस एंगल से रोटेट करना चाहिए? 112 से। बट थोड़ी देर बाद क्या होता है, इसका एंगल ऑफ रोटेशन कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है? 52 बेसिकली क्या होता है कि कुछ अल्फा डी किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? बीटा डी। और बीटा डी किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? और इक्विलिब्रियम आ जाता है। क्या आ जाता है? मतलब अगर आप कहोगे कि मैम मैंने तो अल्फा डी ग्लूकोज डाला था, बट अल्फा डी एंड बीटा डी दे जस्ट डिफर एट C1। उनकी कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ कौन से कार्बन में चेंज है? पहले कार्बन पे। तो अपने आप ही स्पॉन्टेनियसली उसकी कॉन्फ़िगरेशन अल्फा की किस में चेंज हो जाती है? पूरी तरह से नहीं, यानी कि एक ऐसा मिक्सचर बन जाएगा जिसमें थोड़ा बहुत अल्फा भी होगा और थोड़ा बहुत। तो जो आपको इक्विलिब्रियम पर स्पेसिफिक रोटेशन मिलेगी ना तो वो 112 मिलेगी अल्फा डी वाली, ना तुम्हें, बल्कि एक इंटरमीडिएट वैल्यू मिलेगी कुछ घंटों के बाद। ऐसा नहीं है कि तुमने अल्फा डी बनाया और 2 मिनट बाद ही वो इक्विलिब्रियम आ गया। आफ्टर सेवरल आवर्स इट विल रीच अ स्टेबल वैल्यू ऑफ 52.5 विच इज इंटरमीडिएट ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। दिस इंटरमीडिएट वैल्यू रिफ्लेक्ट क्या कर रही है कि अब एक इक्विलिब्रियम मिक्सचर बन चुका है। कौन सा मिक्सचर बन चुका है? जिसमें अल्फा भी है। और ये क्यों बना है? क्योंकि कभी कभार वो अपने आप कॉन्फ़िगरेशंस में चेंजेस होते हैं और उसका जो स्ट्रक्चर अल्फा डी का वो किस में कन्वर्ट होने लग जाता है? बीटा डी। तो ये थोड़ा हाई लेवल वाला कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें आ गया तो तुमने सिर्फ ये लिखना है, ये देखो, that muta rotation is the change in optical observed when pure alpha or beta anomers are dissolved in water। कहाँ गया वो? ये है। बोलो म्यूटा रोटेशन क्या है? चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन। क्योंकि अल्फा की 112 थी बट वो किस में चेंज हो गई? 52 क्योंकि आपने प्योर फॉर्म ली थी बट अपने आप वो किस में कन्वर्ट होने लग गई? बीटा में, until an equilibrium is achieved. It is possible when alpha और बीटा एनोमर्स कैन इंटरकन्वर्ट एंड इतना ही काफी है क्योंकि ये डेफिनेशन आ सकती है ऑल्दो इट इज नॉट इन द सिलेबस, बट एक बार पटेल के क्वेश्चन पेपर में आ रखी है। अब क्या करना है? बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स का अल्फा डी ग्लूकोज का है वो तीनों मैम डालेंगे, पता लग गया। बट 11th का तो चांस, हाँ तीनों मैम क्या खुद बता रहे हैं ट्यूशन पे? तो उनके ट्यूशन में कोई बच्चा नहीं जा रहा, उनसे पूछ लो कि क्या क्या कराया। थोड़ा सा तो आइडिया दिया ही होगा। मेन सुन लो। अल्फा डी, अच्छा मेन अल्फा डी ग्लूकोज की हैविक प्रोजेक्शन बनाओ। मेन करा रही हूँ, सारा डिटेल में नहीं करा रही। पिन ड्रॉप साइलेंस प्लीज। अल्फा डी ग्लूकोज की हैविक प्रोजेक्शन बताओ। एच ऊपर चेंज OH ऊपर, फिर चेंज H ऊपर, फिर बल्कि ग्रुप ऊपर H नीचे। बीटा डी में सिर्फ C1 में इंटरचेंज कर दोगे तो वो क्या बन जाएगी? और अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज एक दूसरे के क्या होते हैं? एनोमर्स। एक क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, डिफाइन एनोमर्स। तो व्हाट आर एनोमर्स? स्टीरियो आइसोमर्स और कॉन्फ़िगरेशन और स्ट्रक्चर विच डिफर एट पहला कार्बन। एंड अल्फा डी और बीटा डी की हैविक प्रोजेक्शन क्लियर हो गई। और फ्रक्टोज की कैसे बनती है?
अल्फा डी फ्रक्टोज, एक तो फ्रक्टोज में 4 ही कार्बन रिंग में होते हैं, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, और जब आपने अल्फा डी बनाना है तो बल्कि ग्रुप सेकंड में भी ऊपर आ रहा है और फिफ्थ में भी ऊपर आ रहा है। कर लो बातें। कितनी शर्म की बात होनी चाहिए कि एक टीचर आपको अपना संडे भी दे रहा है। वी ऑल्सो नीड ब्रेक। पहले वो केमिकल काइनेटिक्स आ रहा है एसडी में, तो मैंने सुबह 6-7 बजे बुला के उनको पढ़ाया, फिर 11th की भी क्लास लगाई है। वी ऑल्सो हैव लाइफ एंड यू नो, आप, मैं किसी पे एहसान नहीं कर रही, फेवर नहीं कर रही, बट इट्स जस्ट दैट कि स्टूडेंट्स नीड मी, आई शुड बी अवेलेबल। मैं अगले बार सैटरडे छुट्टी करके अपना कंपनसेट कर सकती हूँ, बट पॉइंट इज कि अब जब तुम आ रहे हो फिर भी तुम्हें मस्ती करनी है, बातें करनी है, फिर तो अच्छी बात होती है आप घर पे बैठ के ही पढ़ लेते। चाहे तुम 2 घंटे और ले लो, मैं अपना कंपनसेट कर लूंगी, मैं अगले हफ्ते एक छुट्टी एक्स्ट्रा करके भी, हाँ मेरे को रेस्ट चाहिए, बट पॉइंट इज कि जब मैं आज संडे दे रही हूँ तो तुम उसका फायदा तो उठाओ यार। अगर उठाना ही नहीं था फायदा, फिर तो तुम भी घर बैठते, मैं भी घर बैठती। ये गलत बात होती है। अब OH ऊपर, H नीचे, चेंज H ऊपर, ये अल्फा डी है, और अगर बीटा डी बनाओगे तो ये वाले कार्बन पे क्या कर दोगे, चेंज। उसके बाद हमारे पास आगे सुक्रोज, माल्टोज। कौन बताएगा कि सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पर, तनवीर बताओ, सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस पर कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, डैश प्लस डैश हैं। देखो ऐसे याद करो, पहले में एक अल्फा का रहता है और एक, अगले में दोनों ही, अगले में दोनों ही। मैंने तभी कहा था कि सीक्वेंस में याद रखना, ताकि अगर आपको पेपर में सुक्रोज की आ गई हाइड्रोलिसिस, माल्टोज की आ गई, आप कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि कि व्हाट आर द हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज। हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट ऑफ सुक्रोज क्या होंगे, तो आपको याद रहेगा कि सुक्रोज के है, तो पहला प्रोडक्ट कौन सा था, अल्फा डी, दूसरा माल्टोज के हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में पूछेंगे तो दोनों ही कौन से हैं, और लास्ट वाले लैक्टोज के पूछेंगे तो दोनों ही क्या है। अब है कौन से, वो भी याद कर लो। सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज का रहता है और बीटा डी फ्रक्टोज का। माल्टोज की हाइड्रोलिसिस प्रोडक्ट में दोनों ही अल्फा डी किसके रहते हैं, ग्लूकोज के, और लैक्टोज की हाइड्रोलिसिस में बीटा डी गलैक्टोज। आपको लैक्टोज से याद रहेगा, लैक्टोज विच इज अ मिल्क शुगर, उसको जब पानी में डालते हो तो कौन सी मोनोसेक्राइड मिलती है, बीटा डी गलैक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज। और गलैक्टोज और ग्लूकोज में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 1 2 3 4th कार्बन को चेंज कर दो, किसको चेंज कर दो, तो वो गलैक्टोज बन जाएगा। तो गलैक्टोज एंड ग्लूकोज आर बेसिकली एपिमर्स। गलैक्टोज एंड ग्लूकोज आर बेसिकली, जो स्ट्रक्चर 4th कॉन्फ़िगरेशन पर डिफर करते हैं वो क्या होते हैं, और अल्फा डी और बीटा डी जो फर्स्ट कार्बन पे डिफर करते हैं वो क्या होते हैं, एनोमर्स। क्वेश्चन कैसे आएगा डाइसेक्राइड्स पर कि व्हाट आर द, अब एक बात बताओ, तुमने बोला कि सुक्रोज किससे बन रहा है, अल्फा डी, और कौन मुझे बताएगा कि अगर ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी, तो ये बीटा डी है फ्रक्टोज का और ये अल्फा डी है ग्लूकोज का, तो कौन मुझे बताएगा कि किन कार्बन में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होती थी। यस, फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि अल्फा डी ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन और बीटा डी का सेकंड कार्बन में क्या बनती थी, ग्लाइकोसिडिक। तो इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का नाम क्या होता है, C1 अल्फा C2 बीटा। फर्स्ट कार्बन अल्फा का है लेकिन सेकंड कार्बन किसका है, तो ये भी क्वेश्चन आता है, नेम द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज प्रेजेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। उसके लिए एक तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सुक्रोज बन किसकी मदद से रहा है, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। फिर ये भी पता होना चाहिए कि जब अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज जुड़ते हैं, अगर आपको इस स्टेज पे स्ट्रक्चर्स नहीं भी याद हो रहे, सिर्फ एक एक नंबर के क्वेश्चन याद कर लो कि ये जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बनती है ये कौन से कार्बन के बीच में बनती है, फर्स्ट कार्बन और
सेकेंड कार्बन। और ये जो फर्स्ट और सेकेंड कार्बन है ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्बन है, क्योंकि अगर तुम ध्यान से देखो फर्स्ट कार्बन अल्फा डी ग्लूकोज का अल्डिहाइड वाला कार्बन था और सेकेंड कार्बन बीटा डी फ्रक्टोज का कीटोन वाला था। यही दो फंक्शनल ग्रुप टॉलन रिएजेंट और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर सकते हैं। अब अगर तुमने दोनों को ही जोड़ दिया जो टॉलन और फैलिंग को रिड्यूस करने वाले ग्रुप से, तभी तो मैं बोलती हूँ कि सुक्रोज इज द ओनली डाइसेक्राइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग, विच इज। तो जब मैंने तुम्हें रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग वाला टॉपिक कराया था, मैंने कहा था कि एक बार के लिए रट लो कि तीनों डाइसेक्राइड में से पहला सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होगा। अब इसका कारण पता लग गया। रिड्यूस कौन करते हैं, अल्डिहाइड या कीटोन। अल्फा डी ग्लूकोज में अल्डिहाइड फर्स्ट कार्बन पे प्रेजेंट होता है और फ्रक्टोज में कीटोन कौन से कार्बन पे प्रेजेंट होता है, सेकंड। अगर तुमने उन्हीं दो कार्बन को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जोड़ दिया जो अल्डिहाइड और कीटोन रिस्पॉन्सिबल होते टॉलेंस या फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस करने के लिए, अब उसको रिड्यूस कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि वो फ्री ही नहीं है। अगर कल को कोई पूछ ले वाई सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग, तो तुमने बोलना है कि द रिड्यूसिंग ग्रुप्स प्रेजेंट एट C1 and present at C2 are involved in making the glycosidic। जो ग्रुप्स रिस्पॉन्सिबल थे रिड्यूस करने के लिए फर्स्ट कार्बन अल्डिहाइड वाला या सेकंड कार्बन कीटोन वाला अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज में, उन्हीं को तो तुमने जोड़ दिया। तो जब वो फ्री ही नहीं है, विल दे बी एबल टू रिड्यूस टॉलेंस और फैलिंग रिएजेंट? नो, दैट इज व्हाई सुक्रोज इज द ओनली डाइसेक्राइड विच इज नॉन रिड्यूसिंग। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, ऐसे ही जो लैक्टोज होती है, जो तुमने बोला कि जिसमें दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, उसमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किसमें प्रेजेंट होती है, फर्स्ट एंड फोर्थ, C1 अल्फा। अब इसमें देखो लैक्टोज का भले ही ये वाला फर्स्ट कार्बन बिजी है पर दूसरा तो फ्री है ना, दूसरी साइड से तो वो क्या हो गया, तो दैट इज वाई ये कौन सी शुगर होगी, फर्स्ट वाली फ्री होनी चाहिए ना। तुम कहोगे कि मैम अल्फा डी ग्लूकोज की फर्स्ट फ्री है, बिजी है, बट दूसरे वाले अल्फा डी की तो कौन सा इन्वॉल्व्ड है, फोर्थ वाला, तो उस साइड से फर्स्ट वाला क्या हो गया। तो एक भी अगर फर्स्ट कार्बन फ्री होता है तो वो कौन सा शुगर बन जाता है। और माल्टोज में भी कौन सी, बीटा डी गलैक्टोज था, बीटा डी, बीटा डी गलैक्टोज एंड बीटा डी, सॉरी ये था, उल्टा नहीं, ये माल्टोज है। और अब किसका बनाना है, अब ध्यान से देखना लैक्टोज का स्ट्रक्चर में गलैक्टोज का फर्स्ट और ग्लूकोज का फोर्थ, ये ऐसे वर्टिकल बनवाया तुम्हारे मैम ने और बुक में भी। वर्टिकल इसलिए बनाया है क्योंकि फोर्थ का OH नीचे आ रहा होता है, फर्स्ट का OH ऊपर आ रहा होता है, तो वर्टिकल ग्लाइकोसिडिक लिंकेज बन जाएगी। बट एनीवेज तुम इतना याद करो, C1 बीटा। हाँ और क्या बताऊं, किसका, DNA का, प्रोटीन वाला, प्रोटीन का, हाँ तो DNA का है ना। DNA का क्या होता है, डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर। किसने गिवन था, हु गेव द डबल स्ट्रैंड हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA, शर्म करो, किसने दिया था, जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस। तो DNA का डबल स्ट्रैंड स्ट्रक्चर होता है कि उसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड दूसरी पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर, क्या कहते हैं उसको, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड कॉइल कर रही होती है दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड के ऊपर, सच दैट अगर पहली पॉलीन्यूक्लियोटाइड में से एडेनिन निकल रहा है तो दूसरे में से थाइमिन ही निकल रहा होगा, बिकॉज एडेनिन ऑलवेज पेयर्स अप विद and cytosine always pairs up with guanine. This is known as complementary bases. This is known as complementary pair of bases of DNA. Please do not talk.
Very important question which comes out of DNA कि what do you understand by complementary pair of bases of DNA? DNA में 4 bases पाए जाते हैं, adenine, guanine, cytosine and thymine. लेकिन ये देखा गया है कि अगर तुम्हारे DNA की फर्स्ट स्ट्रैंड पर एडेनिन आ रहा है तो सामने एडेनिन नहीं हो सकता. The two strands are never identical. कई बार क्वेश्चन ऐसे भी बनाते हैं. What do you understand by this statement that two strands in the DNA are never identical but complementary? Identical तो हो ही नहीं सकते क्योंकि अगर एक स्ट्रैंड पे एडेनिन निकल रहा है तो सामने एडेनिन निकल ही नहीं सकता क्योंकि ये रूल है कि अगर एडेनिन है तो वो किसके साथ पेयर अप करेगा? थाइमिन. और अगर साइटोसिन है तो किसके साथ पेयर अप करेगा? गुआनिन. ऑल्सो इन दोनों के स्ट्रैंड के बीच का डिस्टेंस बताओ, कितना डिस्टेंस होता है? 0.3 नैनोमीटर. और इसके बीच की विड्थ. तो ये सारी स्पेसिफिकेशन के बिना डीएनए का स्ट्रक्चर इनकम्प्लीट होगा. और एक टर्न के बीच में टोटल कितने बेसिस के पेयर्स आते हैं? 10 आते हैं. टोटल यहाँ पे 10 बेसिस आ जाते हैं. अच्छा ये बताओ, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग? हर पर्सन का डीएनए यूनिक है और उसमें यूनिक क्या है? जो उसके स्ट्रैंड पे बेसिस का सीक्वेंस रहता है. जैसे मान लो किसी पर्सन के डीएनए के स्ट्रैंड का सीक्वेंस है ATGTC, तो किसी दूसरे पर्सन का ATGTC नहीं हो सकता. सो एवरी पर्सन हैज अ यूनिक डीएनए एंड इट कैन बी यूज्ड टू मैच द पेरेंट्स ऑफ अ चाइल्ड. और इफ एट अ क्राइम साइट कोई क्रिमिनल अपना बाल या अपना कोई सलाइवा छोड़ गया जिसमें से आप डीएनए एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, तो जिस पे आपको शक है सस्पिशियस के साथ, अगर आप उसके डीएनए से मैच कर सकते हो. नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं मैच करे जाते आजकल के टाइम में? क्योंकि आजकल के क्रिमिनल्स बहुत तेज हो चुके हैं. नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स कैन बी ऑल्टर्ड विद सर्जरी. जो हमारे पहले कैसे पहचाना जाता था कि उंगलियों के निशान, नॉर्मल फिंगरप्रिंट्स. आज के डेट में ये टेक्निक क्यों वैलिड नहीं है? क्योंकि आजकल के टाइम में क्रिमिनल्स अपने फिंगरप्रिंट्स के टिप्स चेंज करवा देते हैं. दे अंडरगो अ सर्जरी बट डीएनए कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विद सर्जरी. डीएनए तो सर्जरी से भी ऑल्टर नहीं हो सकता. सो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज अ वेरी एडवांस टेक्निक नाउअडेज व्हिच इज बीइंग यूज्ड for matching the DNA of a person to match the paternity of a child. कभी कभी बच्चों के पेरेंट्स का पता लगाने के लिए उनका डीएनए मैच किया जाता है, या in order to match the criminals. And this technique is known as DNA fingerprinting. And why this technique? अब DNA fingerprinting में ये मत लिखाना कि DNA fingerprinting is matching the paternity of child. पहले बताओ कि DNA fingerprinting का मतलब क्या है? कि every person has a unique DNA. Every person has a, and that is why it can be used to match the person's DNA, and it can be used to find the paternity of the child, or it can be used to detect the criminals. And this phenomena is known as DNA fingerprinting. And why it is very famous? Because DNA cannot be altered with surgery. DNA fingerprinting ज़्यादा better क्यों है? क्योंकि normal fingerprints criminals के alter हो सकते हैं और हमें धोखा मिल सकता है कि नहीं ये क्रिमिनल नहीं है. बट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कैन नॉट बी ऑल्टर्ड विद सर्जरी. तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक फेमस क्वेश्चन है. डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया. वाई डीएनए के ये बेसिस के पेयर्स को क्या बोला जाता है? कॉम्प्लीमेंट्री. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. उसके बाद वो कर लिया टाइप्स ऑफ आरएनए. टाइप्स ऑफ आरएनए 3 तरह के आरएनए होते हैं. मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, ये वाला स्ट्रक्चर. बस इसको ही बस कंटिन्यू कर लेना ना. कोई भी रैंडमली लेके, हाँ अपनी मर्जी है. एडेनिन ले लो, साथ में थाइमिन ले लो, साइटोसिन ले लो तो गुआनिन ले लो, गुआनिन ले लिया. हाँ चाहे तीनों में सेम ले लो, ठीक है. टाइप्स ऑफ आरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और एक राइबोसोमल आरएनए. ये टाइप्स कर लेना. और मैंने ना एक डिफरेंस भेजा था, 6 डिफरेंस. बच्चों को 3 डिफरेंस पता होते हैं बट 6 डिफरेंस लिखा हुआ आता है कई बार. 6 डिफरेंसेस बिटवीन डीएनए एंड, वो मैंने ग्रुप में भेजे थे. एजियोट्रोप्स आते हैं? एजियोट्रोप्स नहीं आते?
देखो सिंपल एजियोट्रॉप टॉपिक, ऐसे दो मिक्सचर जिनको आप सेपरेट नहीं कर सकते वो क्या होते हैं? मान लो नवजोत को मैं HCl और वाटर का मिक्सचर देती हूँ और युवराज तेरे को भी HCl और वाटर का मिक्सचर देती हूँ। इसने बहुत कोशिश करी HCl और वाटर के मिक्सचर को सेपरेट करने की, बॉईल करा, दोनों इकट्ठे उड़ गए। तेरे को भी वही HCl और वाटर दे रखा है बट थोड़ी अलग रेशो में। तूने सेपरेट करने की कोशिश करी, तेरा एक बीकर में HCl अलग हो गया, वाटर अलग हो गया। तुम दोनों मेरे पास आए, तुम दोनों ने मुझे बोला कि मैम दोनों को HCl और वाटर की मिक्सचर दिया गया बट युवराज को ऐसी रेशियो में दिया गया जहां वो उसको सेपरेट कर पा रहा है। ऐसे मिक्सचर्स जिनको हम सेपरेट कर पाते हैं वो जियोट्रॉप्स होते हैं। क्या होते हैं? लेकिन जब तुम्हें लिक्विड का ऐसा मिक्सचर दिया जाता है विच कैन नॉट बी सेपरेटेड, उस मिक्सचर को क्या बोला जाता है? एजियोट्रॉप्स। क्या बोला जाता है? तो एजियोट्रॉप्स क्या हुए? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। क्या हुए? मतलब जिस टेम्परेचर पर एक्स उड़ेगा उसी टेम्परेचर पर, बिकॉज दे बिहेव लाइक प्योर लिक्विड। एक ऐसी रेशो आती है जिस रेशो पर मिक्सचर को सेपरेट करना क्या हो जाता है? मुश्किल। और वही मिक्सचर्स क्या कहलाते हैं? एजियोट्रॉप, बिकॉज दे बिहेव लाइक प्योर लिक्विड। व्हाट इज द डेफिनेशन? कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स। क्या डेफिनेशन है एजियोट्रॉप्स की? तीन शब्दों में, कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट, बिहेव लाइक प्योर लिक्विड्स, कैन नॉट बी। ये तो होगी डिफाइन। अब बस एक चीज याद रख लो, चाहे तुम्हें समझ आती है या नहीं समझ आती, कल के पेपर में क्वेश्चन सारे निकल जाएंगे। दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं। मैं बस तुम्हें 2 मिनट लूंगी और उस 2 मिनट में शायद तुम्हारे सारे क्वेश्चन एजियोट्रॉप्स के निकल आएंगे, ऐसा मैं दावा कर सकती हूँ। दो तरह के एजियोट्रॉप्स होते हैं, एक मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप और एक मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एजियोट्रॉप। समझ नहीं भी आता बस इतना रट्टा मार लो रिद्धव कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से नॉन आइडियल सोल्यूशन शो करेंगे? पॉजिटिव डेविएशन वाले। अभी लॉजिक मत पूछना मेरे से, क्योंकि अगर मैं लॉजिक में गई, बस रट लो, मिनिमम से नेगेटिव आना चाहिए पर उल्टा होगा। मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स विल बी शोन बाय व्हिच नॉन आइडियल सोल्यूशन शोइंग, उल्टा रहना है। और अगर तुम्हें क्वेश्चन किस पे आया तो याद रखो कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे। अब मुझे एक बात बताओ, अब मैं एक क्वेश्चन देती हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग, प्लीज मत करो ऐसे, रिद्धव तू बताएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग विल फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। ठीक है, और ऑप्शन में दे रखा है एल्कोहल प्लस वाटर। नो यस मत करो, पहले पूरा ऑप्शन लिखने दो। इथेनॉल प्लस वाटर, सी क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, डी नन। अब सबसे पहले तो मुझे ये बता तेरी अप्रोच क्या होगी। जैसे ही तूने देखा कि क्वेश्चन मुझे कौन से एजियोट्रॉप का है, मतलब मेरे को कौन से लिक्विड देखने हैं जो क्या शो करते हैं, और मैंने नेगेटिव डेविएशन का क्या बताया था? दोस्ती कच्ची से पक्की, जो कि किसमें होती है? क्लोरोफॉर्म एंड। वैसे भी अल्कोहल आ जाए तो वो कौन सी डेविएशन का एग्जांपल होता है? और नेगेटिव के लिए तो जो बच गया वही। अब कौन सा बच्चा होगा जो ये समझ पाएगा कि अगर मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का क्वेश्चन आया मतलब नेगेटिव डेविएशन का है, जिसको कॉन्सेप्ट पता होगा। तो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप्स के बारे में क्वेश्चन आया है तो इसका मतलब इट विल बी शोन बाय व्हिच नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग। कॉन्सेप्ट में समझा रही, सिर्फ आंसर्स करवा रही हूँ कि तुम्हारा कल के लिए क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर आएगा विच ऑफ द, और इनफैक्ट अगर आप जो मेरा लेटेस्ट टेस्ट देखो ना PYQs वाला, उसमें मैंने क्वेश्चन पता क्या डाल रखा है? डिफाइन एजियोट्रॉप्स, which एजियोट्रॉप विल बी फॉर्म्ड बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। सिर्फ इतना बताना है कि कौन से एजियोट्रॉप्स बनाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। नेगेटिव, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट। नेगेटिव आया तो नेगेटिव वाले कौन से बनाएंगे? अब जिसको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा तो इतना सा क्वेश्चन भी छोड़ के ही आएगा। जिसको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, जो बच्चे एजियोट्रॉप्स टच ही नहीं करके आएंगे, वो तो छोड़ के ही आएंगे कि हमें क्या पता कि नेगेटिव डेविएशन वाले कौन सा एजियोट्रॉप बनाते हैं। लेकिन जिसको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता, लेकिन उसने ये चीज रटी हुई है कि नेगेटिव डेविएशन के बारे में पूछा है, तो पक्का ये कौन सा एजियोट्रॉप्स बना रहे होंगे? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि उल्टा करना है। क्यों करना है हमें नहीं पता, हम आंसर की बात करें। अगर मैं ये क्वेश्चन डाल दूं, विच एजियोट्रॉप विल बी शोन बाय नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन,
पॉजिटिव डेविएशन वाले पूछेंगे तो आंसर क्या देना है, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। नेगेटिव डेविएशन वाले कौन से एजियोट्रॉप्स बनाते हैं, तो क्या आंसर लिखना है, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। और अगर आपको ऐसे लिक्विड के पेयर्स दे दें और बताएं कि इनमें से मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप कौन शो कर रहे हैं, नॉर्मल बच्चे को समझ नहीं आएगा, लेकिन तुम्हें समझ आएगा कि मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट मतलब मेरे को नेगेटिव डेविएशन वाला पेयर ढूंढना है। कौन सा पेयर ढूंढना है, और नेगेटिव डेविएशन वाला पेयर ऑलवेज जो आपको याद रहता है वो तो पता ही है, क्लोरोफॉर्म एंड, और अगर क्लोरोफॉर्म और एसिडोन ना हुआ फिर नेगेटिव डेविएशन वाला पेयर कौन सा होगा, एसिड होना चाहिए, HI, HCl, HNO3 या एनिलीन, क्योंकि अगर अल्कोहल हुआ फिर तो वो कौन सा है। और पॉजिटिव डेविएशन वाले मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप थोड़ा बनाते हैं, वो तो कौन सा एजियोट्रॉप बनाते हैं। कितना टाइम लगा एजियोट्रॉप समझाने में, सिर्फ 5 मिनट। दोबारा बोलो, व्हाट आर एजियोट्रॉप्स, कमल। कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर्स, ऐसे मिक्सचर जो इकट्ठे उड़ते हैं, बिहेव लाइक प्योर लिक्विड, कैन नॉट बी। हाउ मेनी टाइप ऑफ एजियोट्रॉप्स आर देयर, मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप एंड, बिना कॉन्सेप्ट समझे बताओ कि मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन शो करेंगे और मैक्सिमम वाले कौन से शो करेंगे। तो अगर तुम्हें मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप का क्वेश्चन आया है, मतलब इनडायरेक्टली किसका आया है, नेगेटिव। नेगेटिव डेविएशन का पेयर तो तुम्हें हमेशा याद ही रहता है, क्लोरोफॉर्म एंड, ठीक है। इसके अलावा भी घर जब पढ़ोगे कोई टॉपिक, कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन, कोई भी कुछ समझ नहीं आता, जस्ट कीप ऑन व्हाट्सएपिंग मी। मैं वॉइस मैसेज नहीं, प्रॉपर वीडियो बना के तुम्हें आंसर भेजूंगी। आई विल मेक अ वीडियो ऑन द टैबलेट है, 1 2 3 जब मर्जी, आई विल बी अवेक। बस तुम जब पढ़ोगे जस्ट कीप ऑन मैसेजिंग मी, क्योंकि अगर मैं जल्दी सो भी जाती हूँ, आई जस्ट वेक अप एट 4 और 5, तो मैं तुम्हारे सुबह से पहले आंसर्स दे दूंगी, ठीक है। हाँ जाओ, ऑल द बेस्ट, डू नॉट पैनिक। ज्यादा तो ज्यादा की होएगा, फेल ही हो जाएंगे, टेंशन नहीं लेनी, फिर भी हो जाते हैं बच्चे। मयंक कुछ पूछना है क्या, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन तो एक सिंपल सा फंडा है, जैसे कोई भी प्रोटीन है, तेरे एग में प्रोटीन है, तेरे